नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम ज्योग्राफी की यूपी पीसीएस, आरओ और यूपीएससी में विगत वर्षों में आए प्रश्नों का एक समग्र विश्लेषण कर रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी को कवर भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वह एमसीक्यू के माध्यम से काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो भी भूगोल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि प्रश्न विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम अपने इस पूरे सेशन में शामिल करेंगे और एक एक करके उनका विश्लेषण करेंगे। और इस सीरीज में एक क्लास हमने पहले भी ले चुकी है। आज की है जो हमारी क्लास होगी यह दूसरी क्लास होगी। तो यदि आपने उसको नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको जो है वह देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस समय हम जो है वह भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो है वह क्लास जो है वह ले रहे हैं और उसी संबंध में आज की ये जो है हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा सेशन होगा वह सौरमंडल और सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों से संबंधित होगा। यानी कि आने वाले जो भी कुछ लगभग 50 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे, वह सौरमंडल और सौरमंडल में उपस्थित जो ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित होंगे। ठीक, तो इन प्रश्नों के माध्यम से यह जो पूरा हमारा चैप्टर है सौरमंडल वह समाप्त हो जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में लगभग यहीं से जो है वह घुमा फिरा के प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों के साथ 4-5 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको देता चलता हूं ताकि 4-5 प्रश्न और कवर हो जाएं एक ही प्रश्न के साथ। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आखिरी तक 50 प्रश्नों तक, तो आपके लगभग 50 प्रश्नों के साथ साथ 400 और प्रश्न जो है वह तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और यदि आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से। ठीक, तो स्टूडेंट, आज का जो है हमारा सेशन होगा वह सौरमंडल से संबंधित होगा और उसमें उपस्थित सभी ग्रह। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सौरमंडल का। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी से की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत और इसके अलावा ब्रह्मांड की अन्य जो फैक्चुअल कुछ बातें थी उनको देखा था, काफ़ी अच्छे से हमने देखा था। तो आप उस क्लास को अवश्य देखिए, उसके बाद जो है आप इस क्लास पे आइए ताकि आप एक सीरियल से ज्योग्राफी को कनेक्ट करते हुए समझते हुए चलें। ठीक, तो सबसे पहले यदि हम बात करें सौरमंडल की, तो स्टूडेंट हमने ब्रह्मांड देखा था। ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आपको सौरमंडल देखने को मिलता है। सूर्य और उसके 8 ग्रह। ठीक, सूर्य और उसके सौरमंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो सूर्य प्लस 8 ग्रह। ठीक, 8 ग्रह माने जाते हैं। प्लूटो 9वां ग्रह था, लेकिन बाद में उसे 2006 में जो है वह ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया। तो इसको भी अभी हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है वह प्रावधान होते हैं किसी भी जो आकाशीय पिंड होता है ग्रह में शामिल होने के लिए। ठीक, तो बाद में देखेंगे। तो अभी समझते हैं कि सूर्य प्लस 8 ग्रह जो है तथा उनके उपग्रह यह एक पूरा जो है स्टूडेंट एक पूरा परिवार है और यही पूरा परिवार जो है स्टूडेंट यह सौर मंडल की क्या करता है, रचना करता है। किसकी? सौर मंडल जो है वह बनाता है। ठीक, इन्हीं को हम सौर मंडल कहते हैं। बात करें सौर मंडल के निर्माण की स्टूडेंट, तो बिग बैंग थ्योरी से ही इसके निर्माण की भी व्याख्या की जाती है। ठीक, यानी कि आज हमने देखा था कि लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व जब जो है वह बिग बैंग हुआ था तो धीरे धीरे सौरमंडल का भी उसी में निर्माण हुआ। लेकिन बात करें एक्चुअल सौरमंडल का जो है वर्तमान स्वरूप है कब सामने आ गया, तो सौरमंडल की का यदि हम बात करें तो लगभग जो है वह 4.5 लगभग स्टूडेंट 4.53 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 4.58 लिखा रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग यही 4.5
अरब या बिलियन बिलियन वर्ष पूर्व जो है स्टूडेंट सौर मंडल का हमारे निर्माण हुआ। ठीक, तो सौर मंडल जो है वह सूर्य, 8 उपग्रह एवं उनके जो सॉरी 8 ग्रह एवं उनके जो उपग्रह हैं, इन्हीं से मिलकर पूरा जो है वह सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल में कई अन्य तारे होते हैं, कई खगोलीय पिंड भी होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो तारा है वह कौन सा होता है? सूर्य। सूर्य क्या है? महत्वपूर्ण तारा है। और यही जो है वह इन सभी जो आकाश सौर मंडल के जो पिंड है स्टूडेंट, खगोलीय पिंड है, इनको जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है वो अपने आप में जोड़े हुए हैं। कौन जोड़े हुए हैं स्टूडेंट? तो सूर्य। तो सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन सभी आकाशीय पिंडों यानी खगोलीय पिंडों को एक व्यवस्था में जोड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से। ठीक, तो आप अभी इसको थोड़ा सा समझते चलिए, क्योंकि आगे आने वाले जो प्रश्न होंगे स्टूडेंट, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से होंगे। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ठीक, तो यह सारी बातें जो हुई वह हमारे सौरमंडल से हुई। ठीक, तो अब जो है हम सीधे प्रश्नों पे चलेंगे और प्रश्नों के साथ साथ ही इम्पोर्टेंट जो कुछ भी बिंदु प्रश्नों से निकल कर सामने आएंगे उनको हम देखते रहेंगे। ठीक, तो चलिए अब सीधे अपने प्रश्नों की ओर आ जाते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, और आखिरी तक आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा स्टूडेंट वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? अब देखिए, अभी हमने देखा कि सौर मंडल के भाग के बारे में। तो सौर मंडल की यदि हम बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते क्या है स्टूडेंट? तो क्षुद्र ग्रह बेसिकली जो है वह छोटे ग्रह होते हैं। यह मतलब एक तरीके के आकाशीय पिंड होते हैं और इन्हीं को जो है वह क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते और ना ही किसी के उपग्रह होते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको जो है वह क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो यह जो ग्रह हैं यह भी सौरमंडल के हमारे जो है वह भाग होते हैं। ठीक, और इनके कारण जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये सौरमंडल के भाग होते हैं। तो इसमें पूछा है भाग नहीं है, तो यह तो हमारा होगा। नेक्स्ट है धूमकेतु। धूमकेतु भी स्टूडेंट एक खगोलीय पिंड है। ठीक, धूमकेतु भी एक खगोलीय पिंड है जो कभी कभी आपको दिखता होगा आकाश में रात के समय टूटते हुए तारे के रूप में। ठीक, तो वह भी जो है वह सौरमंडल का भाग होता है। ग्रह तो जो है वह सौरमंडल का भाग है ही, अभी हमने देखा था। निहारिका की बात करें स्टूडेंट तो नेबुला जैसी कोई जो है वह खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का डी करेक्ट होगा। बात करें सौर मंडल की तो अभी हमने बताया कि इसका निर्माण कब हुआ था। इसके अलावा जो है वह सूर्य जो है वह सौर मंडल का एक प्रमुख खगोलीय पिंड है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अन्य सभी पिंडों को जोड़े हुए रहता है। ठीक, इसमें ग्रह पाए जाते हैं, बौने ग्रह पाए जाते हैं, प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्का पाई जाती हैं, धूमकेतु पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो खगोलीय धूल भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के कुछ जो है वह इसमें चीजें पाई जाती हैं, जबकि निहारिका जैसी कोई भी चीज सौरमंडल में देखने को नहीं मिलती। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपके है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक, हमारे साथ ही। तो देखिए क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं साथ में। तो यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आप सभी जानते हैं स्टूडेंट के जब पुनर्जागरण काल से पहले जो हमारा अंध युग कहा जाता है, जिसमें कि धार्मिक संस्थाओं, पोप, चर्च इत्यादि का जब प्रभाव काफी रूप से बढ़ा, जिसे वर्तमान में अंध युग के नाम से जाना जाता है, डार्क एज के नाम से जाना जाता है। तो डार्क एज में स्टूडेंट अंध युग में स्टूडेंट जो है वह क्या हुआ, खोजों और जो नए इनोवेशन थे उनका जो है वह पूर्ण रूप से जो है वह उन पर प्रतिबंध जैसा लग गया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज किसी के द्वारा नहीं कही जा सकती थी जो कि धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध हो या धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार से कई सारी जो है वह इनोवेशन जो है वह उस टाइम के
दबे रह गए। लेकिन बाद में जैसे ही पुनर्जागरण का काल आया स्टूडेंट, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो नए खोजों की जो है वह शुरुआत हुई। उसी बीच में स्टूडेंट 1514 ईस्वी में जो है वह 1514 ईस्वी में एक विद्वान आए जिनका नाम क्या था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस स्टूडेंट। तो कॉपरनिकस स्टूडेंट ने जो है स्टूडेंट सर्वप्रथम जो है वह इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। किस सिद्धांत का? कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड सौरमंडल के केंद्र में। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो था वह पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था। क्या अंधयुग में पृथ्वी जो है थी, पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था, ठीक। लेकिन बाद में 1514 ईस्वी में कॉपरनिकस ने स्टूडेंट यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वह केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वह केंद्र में है, और सूर्य का चक्कर जो है वह सभी ग्रह और उपग्रह जो है वह लगा रहे हैं। बात करें, कॉपरनिकस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री। क्या नाम था? लिटिल, ध्यान रखिए इसको थोड़ा सा, लिटिल कमेंट्री, ठीक। तो इसको था, यह पुस्तक थी इनकी कॉपरनिकस की। इसी पुस्तक में स्टूडेंट सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो हेलियोसेंट्रिक जो है वह सिद्धांत का प्रतिपादन किया कॉपरनिकस ने, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह हेलियोसेंट्रिक का जो है वह प्रतिपादन हुआ। इसके पहले भी यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो भारतीय खगोलविद एक थे, उनका नाम था वराह मिहिर। आपने नाम सुना होगा, वराह मिहिर। वराह मिहिर ने स्टूडेंट लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ध्यान रखिए कि भारतीय जो विद्वान थे स्टूडेंट काफी आगे चल रहे थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने जिस प्रकार की जो बातें बताई, वे सभी ग्रंथ जो है स्टूडेंट पता नहीं विदेशियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा जो है वह नष्ट कर दिए गए, ठीक। तो उसी कारण इनके जो ज्ञान थे वह दब गए, जबकि भारतीय विद्वानों ने काफी पहले ही इस प्रकार के इनोवेशन जो है वह बता दिए थे, ठीक। तो वराह मिहिर ने 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अभी हमने उसको विस्तार से देखा कि 1514 ईस्वी में लिटिल कमेंट्री पुस्तक में जो है वह हेलियोसेंट्रिक जो है वह संकल्पना किसने दी? कॉपरनिकस ने दी स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कोई इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पहली बार यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से घुमा फिरा के जो है वह विभिन्न परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, आरओ में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो यह पूरा सेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर से यदि कोई प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन बी होगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेम वही चीज है, किसने जो है वह यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो कौन होगा? निकोलस कॉपरनिकस होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सभी ग्रहों में जो है वह क्या है? पृथ्वी सघनतम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? सिलिकॉन है। फिर बात करते हैं अगला स्टेटमेंट कि सूर्य में
सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो अब एक एक करके जो है इस स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। ये यूपीएससी का प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हमारे सौर परिवार कि सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वह क्या है, सघनतम, यानी कि पृथ्वी का जो घनत्व है स्टूडेंट वह सबसे ज्यादा है। तो बात करें कि सौर मंडल में जो सभी 8 ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का जो घनत्व है वह सबसे ज्यादा है। कितना घनत्व है पृथ्वी का, तो इसका जो घनत्व है स्टूडेंट वह कितना है कि 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह पृथ्वी का क्या है, औसत घनत्व है। जबकि अन्य ग्रहों की बात करें तो इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, पृथ्वी के बाद, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी आपने देख लीजिए, तो पृथ्वी कितना था, 5.5 ग्राम, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आएगा बुध। बुध की बात करें स्टूडेंट तो यह 5.4 ग्राम। फिर आप इस क्रम को याद कर लीजिए हमारे साथ ही साथ। उसके बाद आएगा शुक्र। ठीक, उसके बाद जो है वह शुक्र आएगा। शुक्र के घनत्व की बात करें तो 5.2 है। देन इसके बाद जो है स्टूडेंट किसका नंबर आएगा, शुक्र के बाद मंगल। इस क्रम को आप याद रखिए, कभी इस क्रम को भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस क्रम को याद रखिए। तो मंगल, शुक्र के बाद मंगल, मंगल का कितना है तो 3.9 ग्राम। ठीक, 3.9 ग्राम। मंगल के बाद यदि हम बात करें तो बृहस्पति आता है। ध्यान रखिए जो 4 ग्रह पहले के हैं वह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। उसके बाद जो आने वाले जो ग्रह होते हैं उनका घनत्व कम होता है। ठीक, तो बृहस्पति से जो है वह पार्थिव ग्रह समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद की स्थिति को हम देख रहे हैं स्टूडेंट। तो बृहस्पति का घनत्व जो है वह काफी कम आ जाता है। कितना आ जाता है, 1.3 ग्राम, 1.3 ग्राम। उसके बाद यदि हम बात करें बृहस्पति के बाद शनि, शनि का सबसे कम होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। शनि का जो है वह यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो शनि ग्रह होता है शनि का घनत्व सबसे कम कितना होता है, तो 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक, शनि का यह होगा, इसको आप जी समझ, ग्राम है ये। ठीक, इसके बाद बृहस्पति के बाद जो है वह अरुण और वरुण का नंबर आता है। तो इस सीक्वेंस को जो है आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न जो है हमारा, सॉरी, पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट अब हमारा हालांकि उत्तर मिल चुका है, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा कि यह बोल रहा है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व किसका है, सिलिकॉन का है। तो पृथ्वी के संगठन में स्टूडेंट जो मुख्य तत्व है वह सिलिकॉन का न होकर किसका है, लोहे का है। किसका है, लोहे का। लोहा कितना है, तो 32.07% जो है वह लोहा है। ठीक, तो पृथ्वी के संगठन में लोहा 32.7% है। जबकि 30% के करीब जो है ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर क्या है, सिलिकॉन आता है। तो 32% क्या है, लोहा। उसके बाद जो है आता है 30% लगभग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा 30%। इसके बाद स्टूडेंट लगभग 15% जो है वह क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो इसको भी आप जो है वह ध्यान रखिएगा। तो 32, 30 और 15 का फार्मूला आप याद रखिए, लोहा यानी कि आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक, चलिए अगला स्टेटमेंट को के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सूर्य जो है वह सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% जो है अंतर्विष्ट करता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सूर्य जो है कितना अंतर्विष्ट करता है, यानी कि समाहित करता है, तो 99.8% स्टूडेंट। तो जो
संपूर्ण सौर मंडल का जो संपूर्ण जो द्रव्यमान है स्टूडेंट, उसका 99.8% भाग जो है वह सूर्य में अंतर्विष्ट है। ठीक, तो सी स्टेटमेंट भी हमारा गलत होता है। बात करें सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, तो यह कितना है? 109 गुना है स्टूडेंट। कितना? 109 गुना है। ठीक, तो स्टेटमेंट डी जो है हमारा गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, ये देखिए ये पुराना प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको 8 कर लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यह तब का प्रश्न है स्टूडेंट कि जब जो है वह प्लूटो, कौन सा ग्रह? प्लूटो को स्टूडेंट जो है वह किसमें माना जाता था? ग्रह में माना जाता था। लेकिन बात करें कि 2006 में, कब? 2006 में जो है वह अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं जो है वह स्टूडेंट बैठक में, 26वीं बैठक में जो है स्टूडेंट इसको जो है वह प्लूटो को हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया? तो बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया। किसमें? बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया, जिसे क्या बोला जाता है? डॉर्फ बोला जाता है स्टूडेंट। क्या बोला जाता है? डॉर्फ बोला जाता है। तो प्लूटो को जो है स्टूडेंट इसको जो है वह बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया, और इस प्रकार जो है वह ग्रहों की संख्या जो कितनी हो गई? तो 8 हो गई। कौन कौन से ग्रह हैं आप इसको जानते ही हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके अलावा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे अरुण और वरुण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो आपको एक क्रम पता होना चाहिए। सबसे सूर्य के नजदीक से हम दूरी की ओर देख रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देखिए। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक, उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र, फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी, फिर उसके बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट तो पृथ्वी की बहन कहे जाने वाली जुड़वा जो कि पृथ्वी जैसी ही कुछ दिखती है, मंगल। मंगल नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट, तब उसके बाद आता है बृहस्पति। ध्यान रखिए यहां से एक विभाजक रेखा है, इधर वाले जो ग्रह होते हैं ये स्टूडेंट ये पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। इनका घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है? जो पिछला वीडियो है वो सॉरी पिछला जो प्रश्न था अभी कुछ देर पहले, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए छठे प्रश्न पे हमने सभी ग्रहों के क्रम वाइज जो है वह घनत्व के बारे में चर्चा की थी। चलिए अगला देखते हैं। तो बृहस्पति आता है 5वें स्थान पर। बृहस्पति के बाद बात करें तो शनि, उसके बाद शनि के बाद जो है स्टूडेंट आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ठीक, अब प्रश्न में क्या पूछा है कि मंगल और यूरेनस के बीच कौन से दो ग्रह हैं? तो कौन सा है स्टूडेंट? बृहस्पति और शनि। तो इस प्रकार आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रश्न इस क्रम को जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा वही प्रश्न दूसरी तरीके से घुमा कर दिया है। तो बढ़ती दूरी के साथ देखते हैं तो बढ़ती सूर्य से सबसे नजदीक यहाँ पे हमें दिखने वाले में सबसे नजदीक कौन सा है? पृथ्वी। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया, सभी इलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। देख लेते हैं पृथ्वी, फिर उसके बाद बृहस्पति आता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे। बृहस्पति की बात करें तो यह 5वें नंबर पर आता है। यूरेनस की बात करें स्टूडेंट तो यूरेनस जो है वह 7वें नंबर पर आता है। ठीक, तो 3, 5, 7 और प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रह गया है।
तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य, तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पे है और पृथ्वी तीसरे स्थान पे आती है, ठीक। तीसरे स्थान पे क्या है, पृथ्वी है। तो इसके बीच दो ग्रह बचे, दो ग्रह कौन से हैं, तो एक तो बचा सबसे पहले बुध, और बुध के बाद आता है स्टूडेंट शुक्र। तो बुध और शुक्र, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। तो पृथ्वी की स्थिति स्टूडेंट यदि देखें तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। कहाँ पे है, तीसरे स्थान पे है। इसके आगे जो है स्टूडेंट शुक्र होता है, और इसके पीछे जो है वो स्टूडेंट वह मंगल होता है। बीच में क्या होती है, पृथ्वी होती है। तो इस स्थिति के अनुसार आप देखेंगे कि शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी की स्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखते हैं कि ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। किंतु चमकते नहीं हैं, प्रकाशहीन होते हैं किंतु क्या होते हैं, चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान होते हुए भी क्या होते हैं, अप्रकाशवान। ध्यान रखिए क्या क्या लिखा है कि अप्रकाशवान होते हुए भी ये चमकते हैं, ठीक। यानी कि इनमें प्रकाश नहीं होता और यह चमकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। फिर है कि प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो यह गलत है क्योंकि यह जो है वह चमकते हैं। फिर है कि यह अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। तो यही स्टेटमेंट हमारा सत्य है, बी, क्योंकि यह जो है वह सूर्य से अपना प्रकाश लेते हैं। इनमें अपना कोई जो है वह प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उसी प्रकाश से जो है वह टिमटिमाते हैं, ठीक। तो बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, विशेष लक्षण है और ग्रह के नाम है, ठीक। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह स्टूडेंट कौन सा है, तो वह है बुध। सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध। ध्यान रखिए कि यह प्रश्न जो है स्टूडेंट पुराने हैं, यूपीएससी का लगभग 1998 का प्रश्न है, इसलिए इसमें बार बार प्लूटो को शामिल कर रहा है। जबकि वर्तमान जानकारी के अनुसार हम आपको बताएं कि प्लूटो जो है वह 2006 में आईएयू के द्वारा जो है वह ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इसलिए इस यहाँ पे जो ऑप्शन का जो सेटिंग की गई है वह प्लूटो के ध्यान में रख के की गई है, जबकि यह सभी ऑप्शन आज के हिसाब से गलत होंगे, ठीक। तो यदि हम बात करें तो सबसे छोटे ग्रह की, तो सबसे छोटा ग्रह जो होगा स्टूडेंट वह बुध ही होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की यदि हम बात करें, बड़े ग्रह की, तो वह कौन सा होगा, वह बृहस्पति होगा। सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान का ग्रह कौन सा होगा, तो वह कौन सा होगा स्टूडेंट, वह शुक्र होगा। और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होगा, तो वह भी कौन होगा, बुध होगा। तो सबसे छोटा और सबसे निकटतम, तो इस आधार पर आप इसकी ऑप्शन सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह अभी कौन सा होता है, बुध। सबसे निकटतम और सबसे छोटा भी। अगला प्रश्न, सूर्य की युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसमें बृहस्पति है, करेक्ट है। सबसे छोटा ग्रह, यह भी सत्य है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी जो है वह सत्य है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, यह सब सत्य है। इसके अलावा सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, यह गलत है स्टूडेंट। मंदतम गति वाला ग्रह की यदि हम बात करें तो यह गलत है, मंगल नहीं होगा। जबकि मंदतम गति वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्टूडेंट, वरुण को। वरुण जो है स्टूडेंट लगभग 165 वर्ष में जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। और यह जो है वह सबसे दूरी पर स्थित क्या है,
ग्रह है स्टूडेंट। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन डी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। ठीक, तो किसका आकार बड़ा है उसके अनुसार से, तो सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह स्टूडेंट कौन सा है, आप सब जानते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वह नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद यदि हम बात करें बृहस्पति के बाद, तो आकार की दृष्टि से ध्यान रखिएगा तो फिर शनि का नंबर आता है। शनि के बाद यदि बात करें तो वरुण, और वरुण के बाद यदि बात करें तो पृथ्वी। इस क्रम में लगाने पर जो है हमें कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, 1 4 2 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जो है वह, यह 3 गैसों की जो उपस्थिति है वह कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिए कि जो ये सभी ग्रह हैं यह जो है वह बृहस्पति में पाए जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के अलावा यदि हम बात करें तो ये ग्रह जो है वह, सॉरी, ये जो गैसें हैं यह शनि में भी पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि। इसके अलावा यदि बात करें तो शनि, इसके अलावा वरुण, अरुण, वरुण और अरुण, यूरेनस और नेपच्यून, इनमें भी यह ग्रह यह गैसें पाई जाती हैं, जबकि मंगल में नहीं होती हैं, शुक्र में नहीं होती हैं, यहाँ पे शुक्र मंगल में नहीं होती हैं, प्लूटो में नहीं होती हैं। तो लगभग सभी ऑप्शन जो है वह ऑप्शन जो है वह गलत तरीके से सेट किए गए हैं। इन गैसों की हम यदि बात करें स्टूडेंट तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सभी जो 4 ग्रह हैं स्टूडेंट जो कि पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन 4 ग्रहों में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस जो है वह विद्यमान होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के दिए गए सभी ऑप्शन जो है वह सही तरीके से सेट नहीं किए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार इनको आप ध्यान में रखिएगा, शायद इनको जो है ऑप्शन में रखकर अगली बार प्रश्न को सेट किया जा सकता है। ठीक, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह में इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, तो सौर मंडल का नहीं है बुध, शुक्र, शनि है, जबकि फ्लोरिडा कोई ग्रह नहीं है स्टूडेंट। ठीक, फ्लोरिडा अमेरिका का एक क्या है, स्टेट है। अमेरिका का क्या है स्टूडेंट, स्टेट है। कहाँ पे स्थित है, आप जब उत्तर अमेरिका इस प्रकार से देखते हैं तो ये वाला जो है इधर कनाडा जाता है, फिर यहाँ से ये यूएसए, और इधर जो है वह क्या है, सॉरी ये तो अलास्का है, और आपको जो है वह फ्लोरिडा जो है स्टूडेंट इस कोस्ट पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोल्डीलॉक्स समाचारों में अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा। तो गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में बात करें स्टूडेंट थोड़ा सा, तो यह जो है वह एक आवासीय क्षेत्र, गोल्डीलॉक्स की बात करें यदि हम, तो इसका तात्पर्य होता है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र यानी कि रहने योग्य, जिसमें क्या है, आधारभूत जो क्या है, जरूरतें पूरी हो। ठीक, तो रहने योग्य एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन जहां की जो आवासीय हो और रहने के लिए जो सभी आधारभूत जो है वह दशाएं विद्यमान हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, गोल्डीलॉक्स। अब इस छोटी सी परिभाषा के आधार पर थोड़ा सा हम इसको ऑप्शन को देखते हैं कि भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा,
भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की क्या है जो है वह सीमाएं। तो कोई ऐसी सीमा नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारा जो है वह गलत है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है, यह भी गलत है क्योंकि आवास योग्य होना चाहिए। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज, ठीक, तो यह कुछ सही लग रहा है। मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंड, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि गोल्डी लॉक्स जोन मतलब कि आवासीय क्षेत्र, यह किसी तारे के चारों ओर जो है वह स्थित क्षेत्र होता है, ठीक, किसके इस चारों ओर, तो तारों के चारों ओर, चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है स्टूडेंट कि जहां किसी ग्रह की सतह पर जो है वह तरल पानी जो है वह, क्योंकि आधारभूत आवश्यकता है पानी जल, तो पानी होने की स्थिति पाई जाती हो, और तरल पानी ग्रह को जो है वह जीवन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक। तो इसलिए कुछ ऐसे ग्रहों की खोज पृथ्वी से बाहर जिसमें रहने योग्य आवासीय दशाएं जो है वह होने की संभावना होती है स्टूडेंट, उन्हीं को क्या बोला जाता है, गोल्डी लॉक्स जोन। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इस शब्द को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, अब जो है वह सौर मंडल का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा समाप्त हुआ। अगला देखते हैं आगे आने वाला प्रश्न। अब से यहाँ से जो प्रश्न आएंगे स्टूडेंट वह लगभग किससे, सिर्फ सूर्य पर केंद्रित होगी, ठीक। तो क्योंकि हमने सौर मंडल और सौर मंडल में आने वाले सभी ग्रहों को इस सेशन में शामिल किया है, तो अभी हमने सौर मंडल को देखा, उनसे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को देखा। अब सूर्य से जो कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो हमने आपसे वादा किया था कि जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं इस चैप्टर से या आने की संभावना है, हम सभी को यही एक जगह आपको कवर कराएंगे, कहीं अन्य जगह से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ, तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो इससे पहले हम थोड़ा सा सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। सूर्य के बारे में थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम प्रश्नों पर सीधे आ जाएं। तो सूर्य क्या है स्टूडेंट, सूर्य जो है वह सौर मंडल के, अभी हमने देखा था कि सौर मंडल के केंद्र में है, ठीक। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, और सूर्य का वह भाग जिसे हम आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, आंखों से दिखाई देने वाला भाग, दिखाई देने वाला भाग क्या है, प्रकाश, प्रकाश मंडल स्टूडेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक। और सूर्य का जो है वह आकार जो है वह, इसका जो आकार है वह पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109, 109 गुना। इस कुछ तथ्यों को आप ध्यान में रखिए, आगे आने वाले प्रश्नों में हेल्प करेंगे, ठीक। तो सूर्य के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। और सूर्य के कोर की बात करें स्टूडेंट, तो उसका जो है तापमान अत्यधिक होता है। सूर्य को के कोर का जो है वह तापमान अत्यधिक होता है, और किस कारण होता है, तो वहां पे उपस्थित गैसों के कारण होता है, ठीक, गैस और प्लाज्मा के कारण होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह कुछ बातें हो गई, यह सूर्य से संबंधित थी। तो सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एक इंपॉर्टेंट जो है वह केंद्र में स्थित ग्रह तारा है, इसको तारा बोल सकते हैं हम। और जो इसका हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। तो प्रश्न क्या है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ, तो ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्था में, ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्था में, तो इस प्रकार का कुछ नहीं है। केवल द्रव्य अवस्था में गलत है, केवल गैसीय अवस्था में, यह भी गलत है। द्रव्य एवं गैस दोनों अवस्था में, तो सभी चारों ऑप्शन हमें यहाँ पे ऑप्शनों की सेटिंग जो है वह गलत दिखाई दे रही, क्योंकि अभी हमने देखा कि सूर्य का जो तापमान होता है केंद्र में अत्यधिक होता है, किसके कारण अत्यधिक होता है, तो गैस एवं प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टूडेंट पदार्थ
पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस से अतिरिक्त एक अवस्था होती है। तो इस अवस्था में जो है वह कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, गैस और प्लाज्मा के रूप में पदार्थ मिलते हैं, और इन्हीं के कारण स्टूडेंट यह चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो इन्हीं के कारण सूर्य के केंद्र का तापमान भी अत्यधिक रहता है और गैस एवं प्लाज्मा के रूप में। तो आप ध्यान रखिए कि सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं, ठीक, गैस और प्लाज्मा के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वह किससे उत्पन्न होती है स्टूडेंट? तो सूर्य की ऊर्जा जो है वह न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से जो है उपस्थित होती है। किसके माध्यम से? तो हाइड्रोजन और हीलियम से जो है वह नाभिकीय संलयन होता है और उसके द्वारा जो है वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसे हम H2 प्लस हाइड्रोजन से जो है स्टूडेंट 2He4 प्लस ऊर्जा, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम। और इधर वाले को हम बोलेंगे ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। और इसी के माध्यम से क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और इसी से जो है वह सूर्य में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टूडेंट, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो हीरक वलय क्या होता है स्टूडेंट? डायमंड रिंग इसको बोला जाता है। तो यह स्टूडेंट यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण के जो है वह समय जो है वह देखा जाता है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? कि जब चंद्रमा जो है वह, जैसे कि इधर सूर्य आ गया, बीच में आप चंद्रमा, और उसके बाद जो है वह पृथ्वी। तो यदि चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेती है तो उसके बाद का हिस्सा थोड़ा सा इधर इधर वाला जो है चमकीला दिखाई देता है, ठीक। और इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? तो इसी को बोला जाता है हीरक वलय, ठीक। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के जो है वह समय जो है स्टूडेंट यह दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में नहीं, अंत में भी नहीं, केवल पूर्णतया पद चिन्हित के परिधीय क्षेत्र पर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यही हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि जब पूर्णतया जब यह जो है वह ढक जाएगा तो उसका जो परिधीय क्षेत्र है स्टूडेंट, यहाँ वाला मार्जिनल जो रीजन आपको दिख रहा है, इस यहीं पे जो है वह हीरक वाला दिखता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वह कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है स्टूडेंट? तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, न्यू मून डे, जिसे हम क्या बोल देते हैं कभी कभी? अमावस्या। ठीक। और पूर्णिमा के दिन स्टूडेंट क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है कि सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। गलत है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो अभी हमने देखा था कि सूर्य, चंद्रमा, तब पृथ्वी, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्यों? तो पढ़ते हैं ऑप्शन कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है वह छोटा होता है। चंद्रमा का आकार क्या होता है? छोटा है। यानी कि यह बोल रहा है कि
पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह सूर्य और पृथ्वी दोनों से आकार में छोटी है, तो इसलिए इसकी जो छाया है वह संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ जो है वह ढकने में क्या होती है, असफल होती है, असफल होती है। इसी के कारण जो है स्टूडेंट केवल सीमित व्यू क्षेत्रों में जो है वह दिखता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए, क्योंकि पृथ्वी पर जो चंद्रमा की छाया पड़ती है स्टूडेंट वह छोटी होती है और इसी की वजह से केवल सीमित भू क्षेत्रों में यह दिखाई देता है। नेक्स्ट देते हैं, सूर्य का प्रभामंडल यानी होलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। होलो जो है स्टूडेंट प्रकाश के क्या होता है, अपवर्तन से है। अब होलो क्या होता है, तो आपने कभी देखा होगा कि जब तूफान आने वाला रहता है तो सूर्य के चारों ओर जो है वह एक धुंधला सा जो है वह पदार्थ दिखाई देता है, धुंधली आकृति एक दिखाई देती है जो कि लगभग सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है, तो उसी को हम प्रभामंडल बोलते हैं। या कभी आपने देवी देवताओं के, जो हिंदू देवी देवताएं हैं स्टूडेंट, उनको देखा होगा तो उनके पीछे एक आभामय आकृति इस प्रकार की बनी रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हालो। ठीक, तो उसी को हालो बोलते हैं। तो यह अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो देखते हैं, तो स्तरीय मेघों में जलवाष्प से गलत है, कपासी पाकचाव मेघों के हिम स्फटिकों से। कपासी यहाँ पे है, यह गलत है। पाकचाव में मेघों में हिम स्फटिकों से, तो यह सही है, क्योंकि जब पाकचाव मेघ, आप जानते हैं स्टूडेंट कि पाकचाव जो मेघ होते हैं यह किसके कारण होते हैं, तो यह तूफान या चक्रवात के जो है क्या होते हैं, सूचक होते हैं। यदि आकाश में पाकचाव मेघ दिखाई देते हैं तो और उसी चक्रवात और इसके सूचक होते हैं, क्योंकि इनके ओर जो है वह क्या बन जाता है, हालो बन जाता है। और किसके द्वारा, तो यह हिम से बने होते हैं, किसके, हिम से बने होते हैं स्टूडेंट, जिसके कारण जो है वह सूर्य में जो है वह प्रभामंडल हमें दिखाई देता है। ठीक, तो प्रभामंडल के बारे में यह जानकारी हो गई कि पाकचाव में जो होते हैं जो कि हिम कणों से बने होते हैं और इन्हीं हिम कणों के द्वारा जो है वह सूर्य जो है वह थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक, तो उसी को हम हालो बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा स्टूडेंट, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। खगोलीय एकक जो है वह एस्ट्रोनॉमिकल, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह एक दूरी का पैमाना है। तो यह क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल दूरी जो है स्टूडेंट यह नापी जाती है किसमें, तो यह नापी जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वह यह लंबाई को बताती है, और यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है उसी के बराबर होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी वह जो है वह सूर्य की औसत दूरी के बराबर होती है स्टूडेंट। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या होती है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक, इसको इसी को क्या बोला जाता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो है स्टूडेंट औसत दूरी की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे औसत दूरी अभी हमने कितना देखा था, तो 149.6 किलोमीटर जो है वह देखा था। ऑप्शन में इसमें नहीं है, अगर नज़दीकी ऑप्शन की बात करें तो डी को हम सही मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वह यह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए दूरी कितनी है, तो यहाँ पे देखिए आया ऑप्शन डी हमारा। फिर देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूर पर होती है, तो निकटतम, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं।
आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी जो है स्टूडेंट वह 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। आप देखेंगे ये जो है वह रेखाएं हैं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा बीच में। यहाँ पे आपको सूर्य देखने को मिल जाएगा। अब पृथ्वी जो है स्टूडेंट, मान लीजिए यह सूर्य है थोड़ा सा। अब पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का। अब जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो किस पथ पे लगाती है, तो अंडाकार, अंडाकार लगाती है स्टूडेंट। और अंडाकार में क्या होता है, इस प्रकार की संरचना बनती है, ठीक। और यहाँ पे आप मान लीजिए सूर्य और यह पृथ्वी की विभिन्न अवस्थाएं हो जाती हैं। तो इसमें स्टूडेंट कहीं पे पृथ्वी नजदीक और कहीं पे जो है वह दूर आपको देखने को मिलेगी। तो इस स्थिति को जब पृथ्वी जो है वह सूर्य के निकट स्थित होती है, कहाँ पे निकट स्थिति होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, उप सौर, उपसौर यानी कि निकट। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जब दूर स्थित होती है तो अप सौर, इनको ध्यान में रखिएगा, दूर स्थित होती है, ठीक। तो इन दो शब्दावलियों को आप ध्यान रखिएगा, उपसौर अपसौर। अब यह स्थिति कब बनती है स्टूडेंट, ठीक। तो बात करें कि पृथ्वी जब निकट स्थिति, पृथ्वी जो है वह सूर्य के निकट जब स्थित होती है, यह स्थिति आपको कब देखने को मिलेगी, तो यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी जनवरी में। कब, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और दूर कब स्थित होती है पृथ्वी, तो आपको यह स्थिति जो है वह देखने को मिल जाएगी अपसौर की, यह जुलाई में, ठीक, जुलाई में। और किस जुलाई को, तो यह जो है वह 4 जुलाई को। तो इस प्रकार जो है आप इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखिए। उपसौर निकट की स्थिति होती है, अपसौर दूर की स्थिति होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, 4 जुलाई के दूर स्थित होती है, ठीक। और क्यों स्थित होती है यह आप देख सकते हैं, क्योंकि अंडाकार पथ पर जो है वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और अंडाकार में कभी सूर्य के निकट आती है और कभी दूर जाती है, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह देख सकते हैं। चलिए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। अगला है बुध ग्रह। अब आने वाले जो प्रश्न होंगे वह किससे संबंधित होंगे, हमारे बुध ग्रह से। तो बुध हमारा सबसे छोटा और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। प्रश्न पढ़ते हैं। बुध बुध जो है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जो आकृति है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। यानी कि किस बिंदु पर जो है वह बुध की गतिज ऊर्जा जो होगी वह क्या होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा सन की स्थिति है, ठीक ठीक, ये हमारा हो गया सन। और दीर्घ वृत्ताकार पथ पे देखिए आपको, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वह क्या होगी, अधिकतम होगी। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, कि जब सूर्य के नजदीक हो। और इन सभी चारों बिंदुओं में से सूर्य के नजदीक कौन सा आपको दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सबसे नजदीक है स्टूडेंट कौन सा, बुध। तो बुध सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे पहले चक्कर लगाता है। कितने दिनों में, तो 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। सबसे देरी में बात करें तो सबसे देरी में चक्कर कौन लगाता है, तो वरुण स्टूडेंट। कौन, वरुण। कितने में, 165 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। और हमारी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी एक चक्कर तो 300, लगभग 365 दिन में। लगभग क्यों कर रहे हैं, कि इसको 365 से ही 1/4 बोला जाता है। तो लगभग 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन जो है वह
बिना उपग्रह के हैं। कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले जो सभी ग्रह हैं उनमें से दो ऐसे ग्रह हैं स्टूडेंट जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसमें कौन से आते हैं? तो बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको समझाएं कि किसी पिंड का एल्बिडो, अब एल्बिडो क्या होता है? तो एल्बिडो होता है स्टूडेंट कि सूर्य द्वारा आने वाली जो ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत भाग परावर्तित हो जा रहा है, कितना प्रतिशत भाग एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, तो सूर्य सूर्य की आपतित यानी आने वाली किरणों का परावर्त परावर्तित भाग, ठीक, तो सूर्य द्वारा जो किरणें आती हैं उसका जो परावर्तित जो भाग होता है उसी को क्या बोला जाता है? एल्बिडो। यह जो है वह प्रतिशत में जो है वह दर्शाया जाता है। किसमें? प्रतिशत में दर्शाया जाता है। ठीक, तो एल्बिडो क्या होता है? अब देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करती है। ठीक, तो परावर्तित प्रकाश को देखने में किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक, ठीक, यानी कि ब्राइटनेस जो है वह निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्या है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो बुध का एल्बिडो जो है वह पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन इसमें केवल एक जो है हमारा सही होगा, क्योंकि यह बात सही है कि एल्बिडो जो है परावर्तित प्रकाश को जो है वह देखने पर उसकी ब्राइटनेस, यहाँ पे जो चाक्षुष है स्टूडेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं? आप आसान भाषा में ब्राइटनेस। इसको ब्राइटनेस बोला जाता है। ठीक, तो यह जो है वह परावर्तित प्रकाश देखने पर जो ब्राइटनेस है वह अल्बिडो के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, और अल्बिडो क्या है? आप भी हमने देखा कि सूर्य द्वारा जो आपतित किरण है उसका प्रकाश जो एक अवशोषित मात्रा और परावर्तित मात्रा, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह के बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह स्टूडेंट शुक्र है। कितना है इसका जो तापमान है? लगभग औसत तापमान इसका स्टूडेंट 464 डिग्री सेल्सियस के करीब है। औसत तापमान है स्टूडेंट 464 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो सांझ का तारा और भोर का तारा की बात करें तो यह स्टूडेंट शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस को जो है वो भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को अभी हमने देखा सांझ का तारा, भोर का तारा। शुक्र ग्रह मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना क्या है? अत्यधिक असंभाव्य है, असंभव है। क्योंकि क्यों है? तो कारण देखते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल करेक्ट है, यह भी और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ही है। नेक्स्ट है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष यान की बात करें स्टूडेंट तो यह जो है वह शुक्र के लिए भेजा गया था। शुक्र के लिए कब भेजा गया था? तो 1989 में भेजा गया था। ठीक,
1989 में जो है वह मैगलेन अंतरिक्ष यान जो है वह भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी जो है वह क्या है, गोलाकार है। तो किसने जो है वह सबसे पहले कहा था स्टूडेंट, तो यह अरस्तु ने। किसने कहा था, अरस्तु ने, ऑप्शन ए। तो अरस्तु एक क्या थे, यूनानी, यूनानी जो क्या थे, ये दार्शनिक थे। ठीक, यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है वह ऑन द हेवन, इनकी पुस्तक है एक ऑन द हेवेंस में जो है वह इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वह गोलाकार है। ठीक, इसमें इन्होंने सबसे पहले कहा था। तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है तो इसे ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी के व्यास की बात करें स्टूडेंट तो कितना है, तो यह लगभग जो है वह 12,800 किलोमीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। तो ऑप्शन के अनुसार सी करेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वजन घटता है, तो ऐसा नहीं है। कारण है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी जो है स्टूडेंट एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है यह क्या है, जियोइड है। और जियोइड का मतलब इस प्रकार से होता है। ठीक, इसको जियोइड बोला जाता है। ठीक, तो यह आप इस कारण जो है सही है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो पृथ्वी का तरल जो है वह, वो पृथ्वी का जो कोर है, कोर है स्टूडेंट, यह क्या है, तरल है। कौन सा कोर, आउटर, क्योंकि कोर दो होते हैं, एक इनर एक आउटर होते हैं। ठीक, अभी इसको हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला जब हमारा चैप्टर आएगा तो इसके बारे में डिटेल से हम जो है वह प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो तरल है, तो चंद्रमा का जो है इससे क्या है, भिन्न है। तो चंद्रमा का जो है श्यान द्रव्य इसको बोला जाता है। ठीक, श्यान द्रव्य, इसको याद रखिएगा, श्यान द्रव्य। चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो क्या है, श्यान द्रव्य। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व, तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट कि कौन सा तत्व है। तो रासायनिक तत्व की बात करें तो पृथ्वी पर तो 46% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। 46% क्या पाया जाता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वह पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो कितना लेता है, तो यहाँ पे 8 मिनट दिया गया है लगभग। एग्जैक्ट की बात करें तो 8 मिनट 8 मिनट 19 सेकेंड जो है लेता है, लगभग 499 सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित है। तो कौन सा एक तारा जो है वह पृथ्वी के कहाँ पे स्थित है, सर्वाधिक समीप स्थित है। तो जैसे कि ध्रुव तारा हो गया, अल्फा स्टनरी, लुब्धक और सूर्य। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वह सूर्य है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम, तो पृथ्वी के निकटतम की बात करें तो मंगल जो है पृथ्वी के निकटतम है, ऑप्शन बी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? तो पृथ्वी को जो है वह सूर्य की परिक्रमा में स्टूडेंट वह 365.25, जिसे हम 365 सही 1/4 कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य की जो है वह चक्कर लगाती है? किस माध्य वेग से जो है वह पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है? तो यह 30 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखना होगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट जो है स्टूडेंट कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसमें यदि हम देखें तो कोई भी ऑप्शन हमें सही नहीं दिख रहा है स्टूडेंट। क्यों नहीं सही दिख रहा है? क्योंकि जो इस प्रश्न का सही उत्तर की यदि हम बात करें तो लगभग 27.8 किलोमीटर जो है वह प्रति मिनट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रति मिनट होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको आप देख सकते हैं, आप इसको याद रखिए, ठीक। 27.8 किलोमीटर, क्योंकि इस प्रकार से ऑप्शन की सेटिंग की जा सकती है। यह प्रश्न जो है स्टूडेंट यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, बाद में इसे निरस्त कर दिया गया था, ठीक। तो इसलिए आप 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट को ध्यान में रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? तो भूमध्य रेखा की परिधि की यदि हम बात करें स्टूडेंट पृथ्वी की, तो वह है लगभग 40,090 किलोमीटर एग्जैक्ट मानी जाती है। तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवी धुरी सदा झुकी होती है, सदा जो है वह झुकी होती है। तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, ठीक, पृथ्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान के झुकाव के समतुल्य होता है। तो कोई ग्रह है उसका झुकाव कितना है? तो मंगल के बारे में हम जानते हैं कि मंगल का झुकाव स्टूडेंट लगभग पृथ्वी के ही समान होता है, ठीक। तो मंगल का जो झुकाव है वह लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगल। तो पृथ्वी के दिन का मान यदि देखें तो पृथ्वी में दिन जो है वह 23 घंटा 56 मिनट और लगभग 23 सेकेंड का होता है, ठीक। और मंगल की बात करें तो मंगल का लगभग समान 24 घंटा 37 मिनट और 23 जो है स्टूडेंट सेकेंड होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह लगभग समानता पाई जाती है। तो मंगल जो है वह इस विषय में समानता रखता है पृथ्वी से। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने जो है वह बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज की थी? तो वह थे गैलीलियो, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ऑप्शन ए। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के ओर चारों ओर जो है वह चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह 29.5 वर्ष का लेता है, ठीक। सबसे कम बुध लेता है, सबसे ज्यादा वरुण। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो है वह कब रखा था?
मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो आप सब जो है वह इस प्रश्न को जानते होंगे कि 1969 में स्टूडेंट, 1969 में जो है वह अपोलो अपोलो 11 जो मिशन जो है वह नासा के द्वारा जो है वह भेजा गया था। तो इसके द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और दो और जो थे वह उनका नाम कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर थे। तो इन्होंने जो है वह चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन जो कि नासा के द्वारा था 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर एक काला धब्बा होता है स्टूडेंट, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। ठीक, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वह, इसे शांति का सागर क्या बोला जाता है? शांति का सागर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस के घूर्णन पूरा करता है, 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक, तो यह जो प्रश्न है स्टूडेंट, यह दोनों सही दिखाई दे रहे हैं। और एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर दिखाई देता है, और यह क्यों होता है? कि वह अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। तो सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ प्रश्न है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। तो यह भी जो है ऑप्शन हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही कुछ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, वायुमंडल नहीं होता, निर्वात होता है। ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट, हमने कुल सौरमंडल और उसमें पाए जाने वाले ग्रह उपग्रहों के बारे में जो है वह इंपॉर्टेंट जानकारी एकत्र की। काफी इंपॉर्टेंट सेशन था हमारे लिए। विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में जो है वह पूछे गए थे। आगामी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न जो है वह यहीं से घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो इसलिए सेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।